नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है। तो जितने भी सब्सटेंस यानी पदार्थ प्रकृति में उपस्थित हैं जो कि यौगिक के रूप में है, ठीक है, जो कि कौन से रूप में है, यौगिक के रूप में है, उनको हम किन में बांट सकते हैं, अम्ल, क्षार और लवण में बांट सकते हैं। जो सब्सटेंस यानी पदार्थ यौगिक के रूप में उपस्थित हैं उनको अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया जाता है। और इनमें वर्गीकृत करने के लिए उनकी जल अपघटन क्षमता को मापा जाता है। जल अपघटन क्षमता का अर्थ यह है कि जल में घुलने के पश्चात वे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की कितनी मात्रा जल में प्रदान करते हैं, उसके आधार पर उसको अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है तो पदार्थ अम्लीय होता है। यदि पदार्थ को जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अधिक होती है तो पदार्थ क्षारीय होता है। ठीक है, और यदि दोनों की मात्रा बैलेंस होती है, यानी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की, तो पदार्थ उदासीन होता है। यानी पदार्थ कितने प्रकार का होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो जो एसिड है वो अम्लीय, बेसिस है वो क्षारीय, और साल्ट्स जो है वो उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रबलता होती है वो इनकी आयनन क्षमता पर निर्भर करती है। प्रबलता का अर्थ यह है कि कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा अम्लीय है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा घुलने पर, आयनन क्षमता अर्थात जल में घुलने पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में वह विभक्त हो रहा है, वहां जल में किस आयन की मात्रा अधिक है, उस आयन के आधार पर वह अम्लीय, क्षारीय और साल्ट में वर्गीकृत होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगी तो जो पदार्थ है या जलीय विलयन है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अधिक होगी तो वह जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और अगर दोनों की मात्रा बैलेंस होगी तो विलयन कैसा होगा, साल्ट का होगा। ठीक है, मतलब वह पदार्थ क्या होगा, साल्ट होगा, यानी उदासीन पदार्थ होगा। ठीक है, तो आइए अपने इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के कुछ भौतिक और रासायनिक गुण। तो यहाँ देखते हैं, जो अम्ल होता है वो मूल रूप से खट्टे स्वाद का होता है, और सभी फल और खाने योग्य पदार्थों में हमको यदि खट्टे स्वाद का अनुभव हो रहा है तो वह पदार्थ कैसा है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। लेकिन सारे अम्लों को हम चखकर नहीं देख सकते। क्यों नहीं चखकर देख सकते, क्योंकि अम्ल की प्रवृत्ति कैसी होती है, संक्षारक होती है। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक अम्ल ना होकर खनिज अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, तो ये कैसे अम्ल है, खनिज अम्ल है, और ये प्राकृतिक अम्ल नहीं है, इसीलिए इनको चखकर देखना संभव नहीं होता है। ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात जिस पदार्थ के संपर्क में आते हैं उसमें से तत्काल हाइड्रोजन आयन को अलग करते हैं और जल की मात्रा उस पदार्थ में कम हो जाती है, अर्थात उस पदार्थ को जला सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है नीले लिटमस को लाल करता है। तो लिटमस पेपर जो होता है वो एक प्रकार के लाइकेन से निर्मित होता है, और जब नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं, अम्ल के जलीय विलयन के संपर्क में लाते हैं, तो अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक है, क्षार के साथ मिलकर साल्ट बनाता है। अम्ल जो होता है वो क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है। कौन सी अभिक्रिया करता है, उदासीनीकरण। ठीक है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा अम्ल साल्ट का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड नामक साल्ट बनता है NaCl, और इस अभिक्रिया में जल निष्कासित होता है। ठीक,
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके साल्ट का निर्माण करता है, जल का निष्कर्षण करता है। ठीक है, तो ये क्षार के साथ साल्ट किस प्रकार निर्मित होगा इसको हम लोगों ने देख लिया। अगला देखते हैं जल में कैसा होता है अम्ल विलय होता है। तो जितने भी क्या कहते हैं, जैसे नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अगर कई बार प्रश्न पूछता है कि यदि बिना जल में घुले हुए या जलहीन अम्लीय पदार्थ को हम लोग नीले लिटमस पेपर के संपर्क में लाएंगे तो क्या वह लाल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि अम्ल अपनी सक्रिय अवस्था में कब आता है? जब वह जल के साथ क्रिया करता है, क्योंकि जल में वियोजित होने पर ही उसमें हाइड्रोजन आयन पृथक होते हैं। ठीक है, यह जल में घुलकर ऊष्मा देता है। जब यह जल के साथ क्रिया करता है तो वहां पर यह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में जल को तोड़ता है और इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा पृथक होती है। तो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? ऊष्मा देता है। इसीलिए त्वचा पर यदि अम्ल गिर जाता है तो वहां पर तीव्र जलन होती है, क्योंकि हमारे जो कोशिका है उसके अंदर जल उपस्थित है और वहां पर अम्ल के गिरने से कोशिकीय जल क्या होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है और वहां पर ऊष्मा के कारण जलन का अनुभव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी प्रबलता हाइड्रोजन आयन पर निर्भर होती है। अभी हमने प्रबलता के बारे में जाना था कि हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएगा? जब अम्ल क्या करेगा, जैसे ये HCl है तो HCl का अगर जलीय विघटन होगा तो ये किस में टूटेगा? हाइड्रोजन धन आयन में और क्लोरीन ऋण आयन में। तो ये तो हो गया एक ठो हाइड्रोजन आयन हमको कहाँ प्राप्त हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्राप्त हो गया। दूसरा हाइड्रोजन आयन, इसको हम घोल किस में रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो इसको हम घोल रहे हैं जल के अंदर। जल के अंदर घोल रहे हैं ना, तो जल भी अम्ल के साथ क्रिया करके आयनित होता है और ये किस में टूटेगा? हाइड्रोजन, 2 धन आयन हमको प्राप्त होंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और 1 ऑक्सीजन का ऋण आयन प्राप्त होगा। मतलब जो जलीय विलयन है उसमें किस पदार्थ के आयनों की मात्रा अधिक है? हाइड्रोजन के आयनों की मात्रा अधिक है, अर्थात यह क्या होगा? अम्लीय पदार्थ होगा। तो प्रबल अम्लीय है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा जलीय विलयन में बहुत ज्यादा है तो पदार्थ प्रबल अम्लीय होगा और पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा कम है तो पदार्थ दुर्बल अम्लीय होगा। तो दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल किसके ऊपर निर्भर करेगा? अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो प्रबलता किसके ऊपर निर्भर करती है? हाइड्रोजन आयन कितना प्रदान कर रहा है वह उसके ऊपर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब जल में घोलते हैं तो वो अम्ल जो है विघटित हो जाता है और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ये जो परिभाषा है अम्ल की, ये आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रदान की गई थी। तो कभी कभी पूछ देता है आर्हेनियस की अम्ल के संबंधित परिभाषा बताइए। तो आर्हेनियस की परिभाषा एकदम सिंपल है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अगला है, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। सक्रिय धातुएं अर्थात सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं क्या कहलाती हैं? सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है सोडियम, ठीक है, क्या बता रहा है आपको? सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो सोडियम धातु के साथ में या मैग्नीशियम धातु के साथ में जब यह अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस पृथक हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 2 मैग्नीशियम के परमाणु जब आपस में क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड का एक अणु और हाइड्रोजन का एक अणु हमको प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम क्या है? इसके अंतिम कोश में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः यह एक सक्रिय धातु है। सक्रिय क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, ये जो है 2 वर्ग जो प्रथम होते हैं हमारी आवर्त सारणी के, उसमें से क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत मैग्नीशियम धातु आती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। सबसे अंतिम बिंदु है
क्षार से क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया में साल्ट का निर्माण करता है। मतलब क्षार से क्रिया करता है तो कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है। वो हम लोग आपको अभी बता चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए, उदासीनी अभिक्रिया के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करें तो सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बेसिस यानी क्षारक के बारे में। तो क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में तिक्त या खारे होते हैं। ठीक है, और सारे क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि जितने क्षारक हैं वो क्षार नहीं है, किंतु जितने क्षार हैं वो क्षारक हैं। तो जितने भी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, क्योंकि ऐसे क्षारक हैं जो जल में घुलनशील हैं, जबकि सारे क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसीलिए उनको हम क्षार नहीं कहते हैं। आगे देखते हैं, जल में घुलकर जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जल में घुलने पर जैसे यहीं इस अभिक्रिया में देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे तो वो दो भागों में टूटेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जल में घोलेंगे तो वो दो भागों में टूटेगा, सोडियम धन आयन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर आयन प्रदान कर रहा है? हाइड्रोक्सिल ऋण आयन प्रदान कर रहा है। ये भी अम्ल के समान संक्षारक होते हैं, अर्थात जलाने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसी भी पदार्थ को गला सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी अभिक्रिया अम्ल की अपेक्षा कुछ धीमी होती है। अम्ल की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। ठीक है, आगे है, प्रबलता हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार अम्ल की प्रबलता जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपलब्धता पर निर्भर करती है, उसी प्रकार क्षार की प्रबलता जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि जल में विलित होने पर, अब देखो जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम जल में विलय करेंगे तो जल भी इसके साथ में अपघटित होगा। जल किस में टूटेगा? हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है, तो ये मान लो एक विलयन है, इस विलयन के अंदर आपको किस पदार्थ कौन से आयन की मात्रा अधिक दिख रही है? तो सोडियम आयन एक है, हाइड्रोजन आयन एक है। किस आयन की मात्रा अधिक है? हाइड्रोक्सिल आयन की। मतलब जो विलयन है हमारा कैसी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ज़्यादा विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता किसकी मात्रा पर निर्भर करेगी? हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा पर निर्भर करेगी। और ये हाइड्रोक्सिल आयन हमको कैसे प्राप्त होंगे? जलीय विलयन में क्षार के विघटन से हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जिस प्रकार अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसी प्रकार क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है, क्षार वसा तेलों से क्रिया करके साबुन बनाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं। और साबुन का निर्माण जो होता है वह साबुनीकरण अभिक्रिया से होता है। ये वसा और तेलों से क्रिया करते हैं क्षार और साबुन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको जो है इसी अध्याय में हम लोग एक अलग बिंदु के रूप में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इससे संबंधित अभी ज़्यादा नहीं बता रही, सिर्फ आपको क्षारों के क्या क्या गुण हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं। अंतिम बिंदु है, क्षार अम्ल से क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? साल्ट का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया में साल्ट और जल बनाते हैं, उसी प्रकार क्षार भी अम्ल से क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया में साल्ट और जल बनाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने जैसे अन्य बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।